आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का गुड फ्रेंड्स क्लब में स्वागत है। आज हम इतिहास टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, इसके जनक कौन है और कितने भागों में बांटा गया है ये, और उन भागों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि इतिहास पढ़ना क्यों आवश्यक है, कोई आवश्यक है या ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इतिहास बड़ा ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और सबको पढ़ना चाहिए। तो इतिहास के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। आज तक इतिहास में जो हो गया उन्हीं को देखकर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारी साइंस है, तो आज तक जो रिसर्च हो चुके हैं उन्हीं रिसर्चों की मदद से आगे बढ़ती है। उन्हीं का कि आज तक ये काम हो गया तो उनका सहयोग लेते हैं और उससे आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे ही हमारे समाज में होता है कि आज तक समाज में कैसा रहते थे, उनमें क्या अच्छाइयाँ थी, क्या बुराइयाँ थी, उनको देख के हम आगे बढ़ते हैं, उन्हीं में हम सुधार लाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि इतिहास हमें सबको पढ़ना चाहिए, इतिहास की सबको जानकारी भी होनी भी चाहिए, ताकि हम आगे गलतियाँ ना करें, सुधार कर सकें और हमारे समाज को हम आगे तक लेके जा सकते। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज अपने इतिहास टॉपिक कि इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, पहले वो देख लेते हैं। तो इतिहास शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के तीन शब्दों से हुई है। कितने? तीन शब्दों से हुई है। कौन कौन से शब्द है? पहला है इति, दूसरा है और तीसरा है आस। ये हो गया अपना इतिहास। अब इसमें आता है कि इसका अर्थ है जैसा हुआ वैसे ही, और इसका अर्थ है सचमुच में, सचमुच, और इसका अर्थ है घटित होना या बोध होना। ये होता है, मतलब आज तक जो इतिहास में होती है वो ऐसा घटित हुआ है, सचमुच में हुआ, तभी तो हम उनको पढ़ रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं। अगर होता ही नहीं तो हम कहाँ से जानकारी करते। तो इसलिए इसका अर्थ ये हुआ। अब बात आती है इसकी इतिहास शब्द की परिभाषा की। अब परिभाषा में आपको बता दूं कि इतिहास के जितने भी लेखक हुए हैं सबकी परिभाषा अलग अलग है। किसी ने भी एक परिभाषा पर सहमत नहीं हुए। सब ने अपने अपने नजरिए से, अपने अपने अध्ययन से सबने अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो उसमें से कुछ परिभाषाएं हम आज देख लेते हैं। जैसे पहली परिभाषा आती है कि प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर अतीत के क्रमबद्ध ज्ञान को इतिहास कहते हैं। मतलब कि प्रमाणिक स्रोत है ना, उनके आधार पर और फिर उनको क्रमबद्ध करके जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसी को इतिहास कहते हैं। क्यों ऐसा था नहीं अपने को सारी चीजें क्रमबद्ध मिल गई, अब उनको क्रमबद्ध किया है, फिर उसको अपने एक किताब में अलग लिखा कि ऐसे से हमारे साथ हुआ था। दूसरी परिभाषा ये आती है, या हम ऐसे बोल सकते हैं इसको कि इतिहास वह विषय है जिसमें किसी देश, समाज तथा मानव से
संबंधित सभी घटनाओं का उल्लेख होता है उसे इतिहास कहते हैं। मतलब अब इतिहास किसका बनाते हैं हम? किसी देश में कोई कुछ घटनाएं हुई, या देश का कैसे शासन चला था, या कैसे विकास हुआ, उसमें समाज कैसा था, वहाँ का मानव कैसा था, ये तो इतिहास है। उन्होंने क्या रिसर्च किया, उनका रहन सहन खान पीन कैसा था, तो इन्हीं को क्रमबद्ध करके इतिहास बना दिया गया। अब जैसे आज हम चल रहे हैं तो आज का क्या ऐसे लिखा जाएगा कि अब इस समय 21वीं सदी में लोग कैसे रहते थे, उनका क्या खान पान था, क्या सुविधाएं थी, तो इसको क्रमबद्ध कर दिया जाए, क्या अपना इतिहास बन गया। मतलब आज के बाद जो पीछे चला गया वो क्या है, अपना इतिहास है। ठीक है, तो ये इतिहास की परिभाषा होगी। ऐसे बहुत सारी परिभाषाएं हैं इतिहास की, पर मुख्यतः इन्हीं को हम देख सकते हैं। अब बात आती है कि इतिहास के पिता के नाम से किसको जाना जाता है, इतिहास के जनक कौन है? तो इसमें होता है इतिहास के जनक, इतिहास के जनक या पिता हीरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है अगले, कई बार प्रश्न आ जाता है कि इतिहास का जनक या इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? हीरोडोटस को कह दिया। अब अगली बात आती है, इन्होंने इतिहास शब्द का प्रयोग कहाँ पे किया, किस पुस्तक में किया? तो इन्होंने जो इनकी पहली पुस्तक है हिस्टोरिका नामक पुस्तक में। ठीक है, इन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी थी, उसमें इतिहास शब्द का प्रयोग किया था। अब इन्हीं के साथ में एक और लेखक थे, रेनियर नाम उनका, इन्होंने इसे एक कहानी कहा था। मतलब इन्होंने इतिहास बोल दिया, इन्होंने इतिहास को एक कहानी बोल दिया। ये अपने राइटरों की, लेखकों की अलग अलग बातें हैं, अपने हिसाब से, अपने नजरिए से ये बात रखते हैं। अब बात आती है इसकी कि आपने देख लिया ये इतिहास की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, संस्कृत के 3 शब्दों से हुई। इसका अर्थ क्या है? तो ये अर्थ हो गया, ये इसकी परिभाषा हो गई, और ये इसके इतिहास के जनक कौन है? हीरोडोटस, और हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी गई। ये इतनी बात हो गई। अब इसके बाद में बात आती है कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, इसकी हम आगे चर्चा करते हैं। ये भी नॉर्मल बात हो गई, कभी इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका अर्थ क्या है, इसके जनक कौन है, किसने क्या क्या कहा, क्या क्या परिभाषाएं दी, ये सब बातें यहाँ हो गई। अब बात आ गया कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया। तो इतिहास को लिपि के आधार पर माना जाए कि लिपि के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया। वो 3 भाग कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। अब आती है कि लिपि के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। अब 3 भाग कौन कौन से वो देख लेते हैं। पहला भाग आता है इतिहास, अब दूसरा आता है अपना आदि इतिहास, और तीसरा आता है इतिहास। ये हो गए 3 भाग। अब 3 भागों में हम, ये सबसे बड़े बड़े भाग है सारे, तो इनको हम विस्तार से एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला भाग आता है प्रागैतिहास,
इसकी देख लेते हैं। जिस काल में मनुष्य द्वारा घटित घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं उद्धृत किया गया, उसे प्राग इतिहास कहते हैं। ठीक है, मतलब जिस काल में कोई होने से जो भी घटनाएं घटित हुई उनका कोई लिखित विवरण नहीं मिला इन्हें। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इनको लेखन विधि का ज्ञान नहीं था। तो लेखन विधि का ज्ञान ही नहीं होगा तो वो लिखेंगे कैसे अपना इतिहास कि क्या क्या कर रहे हैं हम, क्या घटनाएं कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ये तभी होगा जब अपने को लिखित विद्या का ज्ञान होगा। तो अब इसमें आप बात आती है, सवाल उठ सकता है कि अब अगर इनको लिखित ज्ञान ही नहीं था तो हमें इस काल का या इस समय का ज्ञान कैसे हुआ? ये बात भी सही है कि कोई ना कोई चीज हमें मिली होगी, या तो हमें कोई पुराने, जैसे हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो पुराने ग्रंथ या कोई एक सीरीज से दूसरी सीरीज चलती रहती है, उनको देख के हम आगे से आगे सीखते हैं। पर इस समय तो कुछ था ही नहीं और ये सबसे लंबा काल था, पुराना काल है, स्टार्टिंग का है, तो हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? तो इसकी बता दो तो इसका हमें आता है पुरातात्विक स्रोत है उनके द्वारा, मतलब इनका विभाग बना हुआ है, ये विभाग है पुरातात्विक। ये इन पुरानी चीजों का अध्ययन करता है। अब बात आती है इनके पहले बहुत इसने जानकारी की, तो इसमें आता है रॉबर्ट ब्रूसफर्ट 1863 में सर्वप्रथम इन्होंने इसकी खोज की। कहाँ की? पलावरम में, पलावरम नामक स्थान पर। और क्या मिला इनको? पाषाण के औजार या हथियार बोल सकते हैं, पाषाण के हथियार मिले उनको। अब बात आती है कि पुरातात्विक विभाग कितने भागों में बंटा है या कैसे रिसर्च करता है, ये क्या जानकारी करता है, कैसे हमें जानकारी होती है? तो पुरातात्विक विभाग है वह इसके हैं, पहला आता है जानवरों की हड्डियां और सींग, ये होता है। दूसरा क्या है? दूसरा है पाषाण के या बोल सकते हैं पत्थर के औजार। तीसरा आता है अवशेष। चौथा आता है चित्राकृतियां और अंतिम आता है खोपड़ी। ये पुरानी चीजें ये हमें जमीनों में मिलती है, जब खुदाई होती है जैसे भी अलग अलग जगह में ये चीजें मिलती है। या तो जानवरों की हड्डियां या सींग मिल गए, या अपने को पाषाण या पत्थरों से निर्मित औजार हथियार उनके थे ना वो मिले, या उनके कुछ अलग जीवों के अवशेष मिल गए हमें, या उनके कहीं गुफाओं में कहीं चित्राकृतियां बना के वो बनाया करते थे तो वो मिल गए, या किसी मनुष्य की, जानवर की या खोपड़ी मिल गई। इनके आधार पर हम पुराना इतिहास रिसर्च करते हैं। ये कार्बन डेटिंग के माध्यम से है ना इनका निकालते हैं कि ये कितने साल पुराना है या कितना टाइम इसको निकल गया, कार्बन डेटिंग इसका सिस्टम है। तो ये हो गया पुरातात्विक विभाग। अब इसमें आगे बात आती है कि प्रागैतिहासिक की आगे परिभाषा हमने देख ली।
अब प्रागैतिहासिक इतिहास को कितने भागों में बांटा या क्या इस काल में क्या क्या हुआ, मनुष्य ने क्या क्या काम किए, उसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। हम इसको विस्तार से देखेंगे कि प्रागैतिहासिक इतिहास बोले तो सबसे लंबा काल माना जाता है, इसमें सबसे लंबा समय प्रागैतिहासिक इतिहास का ही है। ये लो प्रागैतिहासिक इतिहास। प्रागैतिहासिक इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन से हैं? पहला तो है पाषाण युग और दूसरा आता है धातु युग। ये हो गया धातु युग, दो भागों में बांटा है। इस धातु युग में माना जाता है कि एक तो इसका रहा है पहले बहुत ताम्र युग माना जाता है, दूसरा माना जाता है इसका कांस्य और तीसरा लोहा। अब सबसे पहले उन्होंने तांबे का उपयोग करना सीखे थे। अगर धातु युग आता है तो धातु युग की बात है, धातु युग में उन्होंने पहले बहुत तांबे का पता चला, फिर तांबे के बाद उन्हें कांस्य का पता चला जो तांबे से ज्यादा मजबूत है, और कांस्य के बाद में लोहा तो सबसे मजबूत माना जाता है। ठीक है, ये इसका धातु युग हो गया। अब बात आती है इधर पाषाण युग। पाषाण युग को इन्होंने तीन भागों में बांट दिया। तीन भागों से है, पहला है पूरा पाषाण, दूसरा है मध्य पाषाण और तीसरा है नवपाषाण। ये तीन भागों में बांटा है इन्होंने। अब इसमें आपको बता दूं मैं जानकारी के लिए आपको, ये पूरा पाषाण काल है ना, ये सबसे लंबा समय का है। ये है 40 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक का माना जाता है। ठीक है, और ये माना जाता है 10,000 बीसी से 6,000 बीसी तक। और नवपाषाण काल माना जाता है 6,000 बीसी से 2,000 बीसी का। ये इसका टाइम हो गया। मतलब सबसे लंबा काल पूरा पाषाण काल का है, उसके बाद मध्य पाषाण का है, फिर नवपाषाण का है। अब इसमें बात आती है, कई बार हो सकता है कि आपके समय को लेकर थोड़ा बहुत अलग अलग लेखकों की अलग अलग राय है, सबकी फिक्स नहीं है, क्योंकि कोई लिखित में हमें मिला नहीं है। कार्बन डेटिंग और अलग अलग माध्यम से हमने ये उन्होंने डेट निकाली है, तो इसमें 1000-2000 का आगे पीछे हो सकता है। आप अलग अलग पुस्तकों में देखोगे तो अलग अलग इनकी डेट मिलेगी, एक सी कहीं नहीं मिलेगी। और ना इसका इतना बड़ा इश्यू होता है, नहीं अपने को इसमें लड़ना है झगड़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी के आधार पे हम अध्ययन कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी में ये लगभग डेटें दे रखी है उन्होंने, तो हम उन्हीं को मान के चलेंगे, तो हमें इसमें कोई संशय वाली या झगड़े वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि ये सबसे लंबा 40 लाख से 10,000 बीसी का है, तो अब इसको इतना सीधा अध्ययन कर नहीं सकते, तो इन्होंने क्या किया, इसको भी तीन भागों में बांट दिया। पहला क्या है, निम्न पूरा पाषाण, दूसरा आ गया इन्होंने मध्य पूरा पाषाण, और तीसरा आता है इनका उच्च पूरा पाषाण। ये तीन भागों में इन्होंने इसको और बांट दिया, क्योंकि ये बहुत लंबा समय है, तो इसको अध्ययन करने के लिए सुविधा के लिए तीन भागों में इसको और बांट दिया। ठीक है, अब बात इसमें आती है कि इसमें मनुष्य करता क्या था, या मनुष्य के क्या क्या दिनचर्याएं थी। तो इसमें जो अपना पहला मनुष्य माना जाता है उसको होमो सेपियंस कहते हैं। क्या कहते हैं, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस अपना जो सर्वप्रथम पूर्वज माना जाता है, उसका नाम हमने या पुरातत्व विभाग ने, इतिहासकारों ने होमो सेपियंस नाम रखा है उनको। होमो सेपियंस का अर्थ क्या है, बुद्धिमान मनुष्य।
मानव मानव या मनुष्य। अब बात आती है कि इस काल में मनुष्य करता क्या था। तो इस काल में मनुष्य कुछ नहीं करता था, उसको कुछ ज्ञान ही नहीं था। उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं था। जानवर भी शिकार करता था, खाता था और सोता था। ऐसे ही अपना मनुष्य था, वो शिकार करता था, खाता था और सोता था। और उसमें क्या बोले तो उसको और कुछ ध्यान में नहीं था, उसको क्या करना है क्या नहीं, उसकी बुद्धि इतनी विकास नहीं की। और वैसे देखकर अच्छा टाइम भी था, जैसे ना ही तो परिवार की चिंता ना किसी और की चिंता, बस खाए पिए और सो लिए। पर आज अपने को कितनी टेंशन होती है, कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है। पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छा भी होता है तो कुछ बुरा भी होता है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, पहले पोज क्या होता है, अपने को चिंता किसकी होती है, खाने की होती है। तो ये क्या करता था, आखेट करता था। इसमें आखेट बोले तो शिकार करता था। अब शिकार में इसको क्या मिला खाने के लिए, खाने में ये खाता था मांस खाता और कंदमूल खाता, ये इसका खाना हो गया। अब खाने के बाद में अपने को होती है रहना, रहता खाता। रहने की बात है तो रहता ये गुफाओं में रहता था, ये हो गई गुफाएं। अब तीसरी बात आती है शिकार करता था। शिकार करने के लिए हथियार भी चाहिए, तो इसके हथियार कैसे थे, हथियार इसके अनगढ़े बड़े पत्थर थे, अनगढ़े और बड़े बड़े पत्थर थे इनके पास, कोई वैसे इनके पास सिस्टम नहीं था। अब अगली बात आती है इनकी हथियार हो गए, अब रहने गुफाएं हो गई, हथियार हो गए। और हाँ, इसमें इन्होंने 1,00,000 वर्ष के ना 1,00,000 BC के समय आग का आविष्कार कर लिया था इन्होंने। ये अच्छा कार्य किया इन्होंने, आग का आविष्कार हो गया। मान लो जैसे पत्थरों को रगड़ रहे थे तो उनसे कोई चिंगारी उपड़ी, उस चिंगारी से उनको पता चला कि इससे आग निकलती है और वो आग का आविष्कार हो गया। ये उनका अच्छा कार्य होगा। और इसमें ज्यादा उनको कुछ नहीं था, बस शिकार करना, खाना पीना और सोना। अब इसके हमें अन्य कहाँ मिले हैं, तो एमपी के अंदर अपने को बताया जाता है, एमपी में भीमबेटका में चित्रित गुफाएं मिली है। इनके अंदर इनके द्वारा चित्रित कुछ मिले हैं। तो ये हो गया पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, शिकार करना, गुफाओं में रहना, परिवार वगैरह रखता नहीं था, परिवार की इसको जानकारी नहीं थी, परिवार वगैरह नहीं था, कोई परिवार नहीं था, परिवार की इसको जानकारी नहीं थी। ठीक है, कपड़े वगैरह कुछ जानता नहीं था, कपड़े क्या होता है, क्या पहनना नहीं पहनना मतलब ही नहीं था। ये हो गया अपना पूरा पाषाण काल। अब इसके बाद में आता है मध्य पाषाण काल, जो 10,000 BC से 6,000 BC के मध्य का है। अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ा बहुत जैसे आग का आविष्कार हुआ तो उसका उपयोग इसने आगे मध्य पाषाण काल में करने लगा। इसमें क्या, एक तो आखेट तो करता ही था, आखेट करता, पर जो मिलता उसको आग में पकाकर खाता था। किसमें, आग में पकाकर खाता था। जो आग का आविष्कार हो गया तो आग में पकाकर खाने लग गया। इससे क्या, जो जानवरों को कई बार क्या रोग भी होते थे, तो कच्चा मांस खाता तो मनुष्य में रोग आ जाता और मनुष्य वो रोग होके खत्म हो जाता था। अब पका के खाने लग गया तो एक तो क्या हुआ, स्वादिष्ट हो गया, दूसरा कोई रोग होने का खतरा नहीं रहा, और तीसरा क्या हुआ, आग से वो अपनी सुरक्षा करने लगे, आग से सुरक्षा करने लगे। आग होगी तो कोई भी जानवर अपने पास नहीं आएगा, तो अब उनको वो आग जला के बैठ गए तो वहां पे कोई जानवर भी नहीं आता था, सबको डरते थे और उनका शिकार भी आसानी से कर लेते थे। तीसरा हुआ शिकार करने के लिए हथियार। हथियार अब क्या हुए, इनके हल्के हो गए, हल्के व तीखे हथियार कर लिए, तीखे हथियार हो गए इनके, हल्के छोटे हथियार तीखे हथियार इन्होंने बना लिए। कुछ इन्होंने अस्थियों के
अस्थियों के भी हथियार बना लिए। अस्थियों का हथियार बना लिए इन्होंने। इसके बाद में बात आती है इन्होंने कुछ इनको इस समय खेती का ज्ञान भी हो गया। खेती में क्या ज्ञान हुआ उनको? खेती में इनको गेहूं, चावल और जौ, इन चीजों का इनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो गया। मतलब जो लगी हुई थी उनको ये काम में लेने लगे, खाने पीने लग गए। और उसके बाद में क्या हुआ, ये पालतू जानवर भी रखने लगे थोड़े बहुत। पहले बहुत किसने रखा? कुत्ता रखा इन्होंने, कुत्ता, भेड़, बकरी, ये इन्होंने जानवर रखने लग गए। और इसके बाद ये थोड़े बहुत परिवार में रहने लगे, थोड़ा बहुत छोटा छोटा परिवार ये रखने लग गए थे, परिवार का ज्ञान हो गया था। और मृत शरीर को दफनाने लग गए थे, दफनाना या गाड़ना, गाड़ने लग गए थे। ठीक है, अब बात आती है इसमें कि अब इनको बस आग का आविष्कार हो गया, आग से ये मांस पका के खा रहे हैं। हथियार इनके हल्के हुए तीखे हो गए, अस्थियों के हो गए, बड़े हथियार, अच्छे हथियार हो गए। और थोड़ी बहुत इनको खेती का जानकारी हो गई, गेहूं जो चावल की थोड़ी बहुत छोटे स्तर पर। और उसके बाद में ये थोड़े बहुत जानवर रखने लग गए। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, छोटा मोटा परिवार रखने लग गए। ये उनका इतना आविष्कार हुआ। अब इनकी हमें कहाँ जानकारी मिलती है? इन्हें हमें एक तो राजस्थान के बागौर में, और दूसरा है एमपी के आदमगढ़ में। आदमगढ़ में इनकी जानकारी मिल गई, अवशेष मिले अपने को। अब ये हो गया अपना मध्य पाषाण काल। अब बात आती है नव पाषाण काल की। नव पाषाण में आते आते मनुष्य और ज्यादा बुद्धिमान हो गया और अच्छी तरह रहने लग गया, विकास कर लिया। जैसे हम आज देख रहे हैं कि आज जैसे समाज है उससे आगे और डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वैसे इनमें भी विकास हुआ। और नव पाषाण काल में माना जाता है कि इनके हथियार, पहले बहुत आती है हथियार की बात, हथियार चिकने पत्थरों के हो गए, चिकने वह पालिशदार हथियार हो गए इनके, चिकने और पालिशदार अच्छे हथियार हो गए, और भी अच्छे हथियार हो गए। और परिवार में रहने लगा, परिवार रखने लगा। और इन्होंने क्या किया, परिवार के साथ साथ अब मिट्टी के बर्तन भी इन्होंने आविष्कार कर लिए। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन काम में देने लग गया। और क्या किया, अब परिवार था तो घर भी बनाने लग गया। घर किसके? लकड़ी के, बांस की लकड़ी है ना, वह मिट्टी, बांस की लकड़ी व मिट्टी को मिला के इन्होंने झोंपड़ी बनाने लग गए। और नदियों किनारे जो समतल मैदान था वहां पर रहने लग गए। अब तीसरी बात आती है ये, अब खेती बड़े स्तर पर करने लगे। जो नदियों के पास मैदान, खाली मैदान थे ना, उनमें खेती बड़े स्तर पर हो गई, बड़े स्तर पर हो गई। अब खेती करने लगे तो खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री स्टॉक करने लगे या रखने लग गए, रखने लग गए। अब उसके बाद में बात आती है कि इनके निवास कुछ मिट्टी में भी बनाने लग गए। जैसे कश्मीर में, कश्मीर बुर्ज होम या गर्त निवास बोलते हैं उनको, गर्त निवास मतलब जमीन के अंदर खोद के वहां पे अपना घर बनाना। तो ये कश्मीर के अंदर मिला है इनको, जमीन के अंदर। ठीक है, और उसके बाद बात आती है इसमें पहिए का, पहिए का आविष्कार हो गया। इन्होंने इसमें पहिए का आविष्कार कर लिया। अब तो पहिए का आविष्कार कर लिया तो ये क्या है, परिवार रखते थे और पशुओं को और बढ़ा दिया। जैसे भेड़,
बकरी, गाय, घोड़ा आदि रखने लग गए। ये इतना इन्होंने शुरू कर दिया, भेड़ बकरी गाय घोड़ा ये पालना शुरू कर दिया इन्होंने। घोड़े से ये पहिए का आविष्कार हो गया, तो घोड़े से एक दूसरी जगह जाने में, सामान लाने में, ले जाने में इनको आसानी हो गई। अब बात आती है इनकी कि और इनके काम मिले हैं अपने को। मेहरगढ़ और बलूचिस्तान में इनके अपने को अवशेष प्राप्त होते हैं यहाँ पे कि ये नवपाषाण काल में इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए। अब इन्होंने क्या हथियार अच्छे हो गए, चिकने पॉलिशदार हो गए, बढ़िया हथियार हो गए और परिवार रखने लग गए। और परिवार के साथ साथ इन्होंने कपड़ा पहनने का, कपड़े का भी ज्ञान हो गया। कपड़े या वस्त्र बोल सकते हैं, वस्त्रों का ज्ञान हो गया, वस्त्र भी पहनने लग गए अच्छी तरह। और खाद्य सामग्री इन्होंने रखना शुरू कर दिया, स्टोर करना शुरू कर दिया। और इसमें इन्होंने मछली पालन या मछली पकड़ना वो भी शुरू कर दिया, मछलियां पकड़ने लग गए, भेड़ बकरियों का व्यापार करने लग गए, पालने लग गए उनको। ये उनका इस प्रकार ये नवपाषाण काल में अपन देख रहे हैं, इस प्रकार उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और अपने स्तर से वो परिवार में जो अपने चाहिए उस हिसाब से सारे उन्होंने व्यवस्था कर ली थी। ये हो गया अपना प्राकृतिक इतिहास, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल। ये इसके भाग हो गए 40 लाख से 10,000 बीसी, 10,000 से 6,000 बीसी और 6,000 से 2,000 बीसी तक का। और स्टार्टिंग ये थी और एंडिंग यहाँ होती अपनी, ये पहिए का आविष्कार तक हो गया। ये साधारण काम हुआ। अब उसके बाद में आता है आदि ऐतिहासिक काल। इसके बारे में हम चर्चा अगले टॉपिक में करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, या कोई बात पूछनी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसकी आपको जानकारी दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।